समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। नमस्कार, पब्लिक स्पीक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं लवली निगम। पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में हर सोमवार हम किसी एक खास विषय पर चर्चा करते हैं और आज का विषय है ईपीएफओ की डिजिटल क्रांति, सेवाओं में सुधार और सरलीकरण। डिजिटल क्रांति, जिसे सूचना युग के रूप में भी जाना जाता है, इसके जरिए कंप्यूटर, मोबाइल फोन और इंटरनेट के माध्यम से संचार में क्रांति लाना है, जिससे लोग पहले से कहीं अधिक आसानी से जुड़ सकें और जानकारी भी साझा कर सकें। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ में डिजिटल अपनी सेवाओं को ऑनलाइन प्रदान करने के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग कर रहा है। इसका उद्देश्य पारदर्शिता लाने के साथ साथ सदस्यों को उनके खाते तक आसानी से पहुंच सुनिश्चित कराना है। इसी विषय पर विस्तार से जानकारी और आपके सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त रमेश कृष्णमूर्ति। कृष्णमूर्ति जी नमस्कार, स्टूडियो में आपका स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू। श्रोताओं, आपके मन में भी कोई सवाल है इससे संबंधित तो आप कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। आप फोन लाइंस खुल चुकी हैं स्टूडियो की। आप हमारे स्टूडियो के नंबर 011 यानी दिल्ली का कोड 23314444 यानी 23314444 और 2323421050 पर फोन कर अपने सवाल पूछ सकते हैं। आप अपना प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी भेज सकते हैं और हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts पर भी #AskAIR के जरिए अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। कृष्णमूर्ति जी, हम आगे बढ़े इससे पहले हिमाचल से रविंद्र जुड़ गए हैं। उनका एक सवाल है, आइए सुनते हैं। जी रविंद्र जी, स्वागत है, सवाल पूछिए। मैम, एक्चुअली मेरा मैंने जैसे बताया कि लास्ट कंपनी में मेरा जो पीएफ था जो 1 अक्टूबर तक जमा होना चाहिए था, उन्होंने अक्टूबर और नवंबर में जमा करवा दिया और अगली कंपनी मैंने 4 अक्टूबर से ज्वाइन कर दी, तो वहाँ भी करना शुरू हो गया। तो अब जो लास्ट जो मेरे एम्प्लॉयर हैं वो कोई भी हेल्प करने के लिए तैयार नहीं है कि हम आपका जो एग्जिट डेट का इशू आ रहा है उसको सही कर देंगे या नहीं करेंगे। तो वो सीधा फोन कॉल्स और ईमेल्स का कोई रिप्लाई नहीं देते हैं। मैंने ऑनलाइन भी ट्राई किया, ज्वाइंट डिक्लेरेशन का फॉर्म भरा, उस पर भी यही है कि कॉन्टेक्ट टू एम्प्लॉयर। रविंद्र जी की जो एक प्रॉब्लम है, या मैं बताना चाहूँगा कि आपका जो ऑनलाइन सर्विसेज है ईपीएफओ में, उसमें आप एग्जिट आप खुद ही मार्क कर सकते हैं। द मोमेंट आप एग्जिट ऑनलाइन में जाके आप जो हमारा जो पोर्टल है उसमें ऑनलाइन मार्क कर देंगे तो सिस्टम खुद ही ट्रांसफ़र इनिशिएट कर देगा और हमने काफ़ी सिंप्लीफाई कर दिया है ट्रांसफ़र प्रोसेस। ये काफ़ी लोगों को ये सुविधा अभी रिसेंटली जो हमने सिंप्लीफिकेशन किया है उसमें काफ़ी लोगों को ऑटोमेटिकली ये ट्रांसफ़र भी हो जाता है। और इसमें हमने क्या किया है कि एम्प्लॉयर का जो अप्रूवल है, पहले हुआ करता था कि एम्प्लॉयर भी अप्रूव करता था, अब एम्प्लॉयर का अप्रूवल का कोई जरूरत नहीं है जी। तो इससे आपको सहूलियत ये होगी कि तुरंत ट्रांसफर हो जाएगा आपका। इसके अलावा जैसे इनका एक सवाल है, उसी को आगे बढ़ाएं, क्या कोई ऐसा नंबर या कोई ऐसा शिकायत का ऐप या कुछ ऐसा है जहां अगर किसी व्यक्ति को दिक्कत हो रही है तो वो अप्रोच कर सकता है? हाँ, हमारा जो EPF IGMS का जो पोर्टल है EPFIGMS.gov.in, उसमें ग्रीवेंस रजिस्टर कर सकते हैं। हमारा जो कॉल सेंटर है 14440 वो नंबर पे भी, कॉल सेंटर पे भी हेल्प ले सकते हैं। वैसे ये ऑनलाइन सेवा में काफ़ी सिंप्लीफिकेशन हमने किया है पिछले 3-4 महीनों में, तो इनसे काफ़ी सहूलियत होगी लोगों को। 3-4 महीनों में जैसे आप बात करें कृष्णमूर्ति जी की, काफ़ी सरलीकरण किया है। डिजिटल क्रांति जो आई है एकदम ईपीएफओ में, इसके मुख्य पहलू क्या है? पहले ईपीएफओ में पैसा निकालना काफ़ी मुश्किल होता था, फॉर्म भरो, लाइन में लगो, एक लंबा समय, लेकिन अब एक क्लिक पे सारी सुविधाएं मिल जाती है। तो जो एक लंबा सफर ईपीएफओ ने तय किया, और खासतौर से 3-4 सालों में बहुत आसानी हो गई लोगों के लिए। हाँ, ये बताना चाहेंगे कि पहले सारे जो मैनुअल प्रोसेसेस थे वो क्लेम सेटलमेंट और क्लेम फाइलिंग वाला प्रोसेस कम्प्लीटली अभी ऑनलाइन है। ऑलमोस्ट 100% लोग जो हैं केवल ऑनलाइन क्लेम ही फाइल करते हैं।
और इसमें अभी हाल में जो हमने चेंज किया, पहले 1 लाख तक का एडवांस सेटलमेंट तक का लिमिट था फॉर ऑटो सेटलमेंट, अब उसको बढ़ा के 5 लाख कर दिया। उसमें पहले हुआ करता था कि एम्प्लॉयर का अप्रूवल चाहिए होता था, वो हमने हटा दिया। फिर उसमें चेक लीफ और बैंक अकाउंट का वेरिफिकेशन करने के लिए पासबुक के अटेस्टेड अपलोड करने पड़ते थे, वो भी हटा दिया। तो इस सब जो सहूलियत जो आई है उसके वजह से हम देख रहे हैं कि करीब करीब जितने हमारे एडवांस सेटलमेंट होते हैं उसके करीब 70% जो है वो ऑटो अप्रूव्ड है जी। तो अब तो काफी सिंप्लीफाई हो गया है, हम और भी सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच हरियाणा हिसार से राजेंद्र कार्यक्रम से जुड़े हैं, उनका सवाल जानते हैं। जी राजेंद्र जी, स्वागत है, सवाल पूछिए। नमस्कार जी निगम जी और कृष्ण जी को भी नमस्कार जी, विशेषज्ञ जी। सवाल मैं कर्मचारी भविष्य निधि के बारे में ये जानना चाहता जी, जो प्रक्रिया है वो इतनी आसान नहीं है। जो रिटायरमेंट होने के बाद इतने कर्मचारी है जो इतना सही फायदा इसका नहीं उठा सकते, तो सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है? बड़ी कठिन है, बड़ी मतलब इतने इसमें वो जुड़े हुए हैं कि मतलब वो अपना पैसा ही लेकर पेंशन का कोई इसमें जुगाड़ नहीं है, तो इसके बारे में जानना था। नमस्कार। कैसे पैसा निकालें जी? तो आपका सबसे पहले जो है, हम आपको अगर कभी दिक्कत होता है तो हर डिस्ट्रिक्ट में हमारा निधि आपके निकट प्रोग्राम हमारा चलता है, करीब 27 तारीख ऑफ एवरी मंथ। उसमें निधि आपके निकट में हमारे जो ईपीएफ के कर्मचारी हैं वो हर डिस्ट्रिक्ट में कैंप लगाते हैं और वहाँ पे करीब 500 से 600 लोग ऑन एन एवरेज आके उनके जो दिक्कतें हैं उनके सुनते हैं। तो एक तो ये हो गया। दूसरा जो है पेंशन की जो बात करी उन्हें, जो रिटायरमेंट के करीब जो आ रहे होते हैं उनके लिए हमने एक प्रयास प्रोग्राम शुरू किया, जिसमें कि जिनका भी रिटायरमेंट अभी आने वाला है 2-3 महीनों में, तो उनके एम्प्लॉयर के पास जाके हम सारे पहले से ही कार्य शुरू कर देते हैं, जिससे कि जब वो रिटायर हो रहे होंगे तब उनका पेंशन आराम से मिल जाए, टाइमली उनको मिल सके। कृष्णमूर्ति जी, हाल ही में अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ELI यानी रोजगार प्रोत्साहन योजना को लिंक करने की मंजूरी दी है। सरकार का ये कदम ऐतिहासिक माना जा रहा है और महत्वपूर्ण भी है, इसके बारे में विस्तार से जानकारी चाहेंगे। ये इसमें हमारे प्रधानमंत्री ने जो इनिशिएट किया, ये एम्प्लॉयमेंट लिंक इनिशिएटिव स्कीम, रोजगार प्रोत्साहन के लिए जो स्कीम इनिशिएट किया, वो 1 जुलाई को यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दिया। इसमें करीब 99,000 करोड़ से ज्यादा की आउटले है। 3.5 करोड़ जो नए जॉब्स मिलेंगे, उन सपोर्ट मिलेंगे। तो ये स्कीम उन लोगों के लिए है जो पहली बार, जो यूथ हैं हमारे, जो पहली बार युवक हैं जो जॉब ज्वाइन करेंगे, उनको इसमें 2 स्कीम है। पहला पार्ट ये है कि जो यूथ ज्वाइन करेंगे एम्प्लॉयमेंट में, उनको पहले मंथ का जो वेज है, पीएफ वेज 15,000 तक का जो है, उसका 2 इंस्टॉलमेंट में उनको इंसेंटिव दिया जाएगा। तो ये पहला इंस्टॉलमेंट 6 महीने के बाद मिलेगा। दूसरा इंस्टॉलमेंट जब वो फाइनेंशियल लिटरेसी कोर्स करते हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब हुआ कि जो यूट्यूब वीडियो में जो आप देखते हैं, सेविंग्स कैसे, बचत कैसे किया जाए, कैसे क्रेडिट कार्ड में कैसे लोन ज्यादा न लें, सही अपने फिनेंस के हिसाब से, आपका बजट के हिसाब से जो जानकारी मिलती है, वो कोर्स अगर कंप्लीट कर लें उसके बाद उनको बैलेंस इंस्टॉलमेंट भी मिलेगा। तो इसमें डिफरेंट स्लैब रेट्स हैं। अगर आपका वेज जो है वो 10,000 के नीचे है तो आपका प्रो रेटा 10% के हिसाब से मिलेगा। उसके बाद 10,000 से 20,000 में आपको 2,000 रुपया पर जो है उसमें फ्लैट रेट, जितना भी आपका ये है वेज है, उसके अनुसार उनको इंसेंटिव मिलेगा। इस पार्ट बी जो है उसका, वो ये है कि एम्प्लॉयर जो एम्प्लॉय कर रहा है, ऐसे नए जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं, हाँ, उनको ये जो पार्ट बी में 10,000 तक का उनको 10% का बेनिफिट मिलेगा, इंसेंटिव मिलेगा। और 10,000 से 20,000 के जो वेजेस हैं उनको 2,000 पर महीना। तो पर महीना पर एम्प्लॉय इतना इंसेंटिव एम्प्लॉयर को भी मिलेगा, जिससे कि वो जॉब जब क्रिएट करते हैं तो उनमें उनको ट्रेनिंग देना पड़ता है, उनको ऑन द जॉब रखना पड़ता है, और ये 6 महीने तक सस्टेन करके रखेंगे एम्प्लॉयमेंट के लिए, तब इनको इंसेंटिव मिलेगा। राजस्थान चूरू से चुनीलाल जुड़े हैं कार्यक्रम से, उनका सवाल सुनते हैं। जी चुनीलाल जी, स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्ते जी, आपको और नमस्कार आपको दोनों को। जी साहब, मैं 1995 से 2000 तक भिवाड़ी एक फैक्ट्री में काम किया था। जी।
उसके बाद में 2013 में मैंने मेरा पीएफ निकाल लिया, कुछ अंश उन्होंने रख लिया। 95 से लेके 13 तक 18 साल तक मैंने फैक्ट्री में काम किया, पीएफ मैंने निकाला, कुछ अंश निकाल लिया। अब मेरी उम्र 50 साल हो चुकी है, क्या मेरे उस अंश दान की मेरी पेंशन आएगी क्या, ये पूछना चाहता हूँ सर मैं। अगर आपने 10 साल से ज्यादा कंटिन्यूस सर्विस किया है तो फिर आप पेंशन के हकदार हैं, तो आपको पेंशन का पैसा मिलेगा। अगर बीच में आपने ब्रेक करके पेंशन का पैसा भी विड्रॉ कर लिया तब आपको पेंशन नहीं मिलेगा। तो आपका 10 साल का सर्विस मिनिमम चाहिए होगा, उसके बाद ही पेंशन विड्रॉल के लिए। इसके अलावा कृष्णमूर्ति जी, अगर हम अपनी सूचना डाल रहे हैं, उस डाटा में कुछ गलती हो जाती है, तो उसको रेक्टिफाई करने का क्या प्रोसीजर है? जो मैंने कहा कि जॉइंट डिक्लेरेशन, टिपिकली जो मिस्टेक होता है, 2 तरीके के मिस्टेक होते हैं। एक तो एम्प्लॉयर ने कुछ गलती कर दिया हो, पीएफ ठीक से जमा न किया हो या फिर टाइमली नहीं किया हो, रिटर्न नहीं भरा हो, तो ये तो एम्प्लॉयर की तरफ से अगर प्रॉब्लम है तो ग्रीवेंस रेज कर सकता है कोई भी मेंबर। अगर अपने डेटा में अगर प्रॉब्लम है तो आज हमने बहुत सिंप्लीफाई कर दिया। जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म जो पहले होता था कि नाम में अगर कुछ चेंज करना हो तो आधार के बेसिस पे, आपका आधार ओटीपी अगर लिंक्ड हो आधार, तो आधार ओटीपी के वैलिडेशन के बाद आप अपने फादर का नाम या फिर कोई और डिटेल्स, जो सिंपल डिटेल्स हैं, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, इस टाइप के जो छोटे मोटे प्रॉब्लम्स हैं वो सब आप खुद ही ऑनलाइन चेंज कर सकते हैं। उसमें चेंज कर सकते हैं, किसी का अप्रूवल जरूरत नहीं है, स्ट्रेट अवे चेंज कर सकते हैं। जी, फरीदाबाद से अनवर का सवाल है। जी अनवर जी, स्वागत है कार्यक्रम में, सवाल पूछिए। नमस्कार मैडम। जी नमस्कार, सवाल पूछिए। मैं अनवर बिहारी बोल रहा हूँ, फरीदाबाद हरियाणा से। जी। मेरा प्रश्न ये है मैडम कि मैं 4 अप्रैल 2021 को मैंने एक कंपनी ज्वाइन की, ठीक है जी। अब हमारे ठेकेदार महोदय ने ये किया कि पूरा 2021 में उसने कोई भी पीएफ मेरा जमा नहीं किया। 2022 के दिसंबर में उसने 1 महीने का जमा किया जी। उसके बाद 23, 24, 25 पूरा चल रहा। अब 2 साल का पीएफ वो मेरा खा गया, उसको मैं कानूनी कटघरे में कैसे खड़ा करूं? तो ये जो है, ऐसे हमारे पास काफ़ी सवाल आते हैं। ये जो ग्रीवेंस है, ये अपना ऑनलाइन ग्रीवेंस दर्ज कर दिए। तो हमने जैसे कहा कि इधर कॉल सेंटर में करिए या फिर EPF IGMS जो पोर्टल है हमारा, उसमें आप इसका कंप्लेंट रजिस्टर करिए। उसमें आपका जो भी सैलरी स्लिप है, अगर आपका प्रूफ है आपने उसने काटा है पीएफ, जमा नहीं किया है, आपको कोई वेज का स्लिप दिया हो, सैलरी स्लिप दिया हो, बैंक के खाते में जमा किया हो, तो इस टाइप का अगर प्रूफ है वो भी अटैच कर देंगे। तो हमारे जो इंस्पेक्टर्स हैं वो इसको ऐसे एम्प्लॉयर्स हैं जो कंप्लाई नहीं करते हैं उनको इंस्पेक्शन भी किया जाता है। अगर आपका ग्रीवेंस सही पाया गया तो एम्प्लॉयर को फिर से रिटर्न फाइल करने के लिए बोला जाता है। जी, और इसके अलावा ये कैसे सुनिश्चित होगा कि जो हम पैसा दे रहे हैं वो सही लाभार्थी तक पहुंचे, यानी ट्रांसपेरेंसी रहे इस सब में, तो इसके लिए क्या व्यवस्था की जाए? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। इसका दो तरीका है। एक तो आपको ऑनलाइन आपका पासबुक दिखता है जी, तो पासबुक में आप जाके देख सकते हैं कि कब कब कटा। अब जैसे अनवर जी ने कहा कि इनका बस 1 ही महीने का पीएफ कटा, तो ऐसे सिचुएशन में एक SMS भी आता है लोगों के पास कि हर महीने जब पीएफ कट के जमा हो जाता है, एम्प्लॉयर जो है वो जमा करता है, तो आपके पास एक SMS आता है जी। लेकिन इसके लिए जरूरी ये है कि आप अपने EPF के अकाउंट में अपना करेक्ट मोबाइल नंबर दर्ज करें। तो मोबाइल नंबर और किसी का होगा तो SMS आपके पास आएगा नहीं जी। तो एक तो करेक्टनेस ऑफ मोबाइल नंबर इज इम्पोर्टेंट, और इसके माध्यम से आपको अपडेट मिलते रहेंगे। इससे आपको हमेशा पता चलेगा कि आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है और आपका एम्प्लॉयर सही काट के जमा कर रहा है कि नहीं। एक और UAN जो यूनिफाइड अकाउंट नंबर एक नई शुरू की थी, उसके बारे में भी थोड़ी जानकारी दीजिए। तो ये यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जो UAN बोलते हैं वो हर आदमी के लिए यूनिक है, मतलब हर आदमी के लिए विशेष है जी। तो वो आधार से लिंक्ड है, तो इसलिए वो एक हर आधार पे एक UAN ही जनरेट हो सकता है। जब भी कोई मजदूर वर्कर जो है वो एक कंपनी छोड़ के दूसरा कंपनी जाता है तो अपना UAN जो है नए कंपनी में अगर दे देगा तो उसका जो खाता है PF का खाता
वो उसी के अकाउंट में बनता रहेगा दूसरे कंपनी के हिसाब से। तो कंपनी जब छोड़ता है तो नया यूएएन निकालने का जरूरत नहीं है उसको, सेम यूएएन जो है वो चलता रहेगा। जो श्रोता अभी अभी इस कार्यक्रम से जुड़े हैं उन्हें हम बता दें, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। आज हम ईपीएफओ की डिजिटल क्रांति, सेवाओं में सुधार और सरलीकरण पर चर्चा कर रहे हैं और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं केंद्रीय भविष्य निधि के आयुक्त रमेश कृष्णमूर्ति। इसके अलावा जैसे अभी ये बोल रहे थे कंपनी छोड़ी दूसरी कंपनी में क्या वो क्या तो ऑटोमेटिकली चेंज होता रहता है उस व्यक्ति का खाता या उसे दोबारा भरना पड़ता है? नहीं, उसको आज के दिन पे ट्रांसफर करना पड़ता है। पुराना खाता जो है उसका अमाउंट जो है वो ट्रांसफर ऑटोमेटिकली इनिशिएट हो जाता है और कुछ कुछ केसेस में वो इनिशिएट नहीं होता है तो उसको इनिशिएट कर देना पड़ता है उसको, वो ऑनलाइन इनिशिएट कर सकता है। उसके बाद जो है अब पहले जैसे मैंने कहा कि एम्प्लॉयर का अप्रूवल चाहिए होता था, अब एम्प्लॉयर का अप्रूवल नहीं चाहिए, वो स्ट्रेट अवे हमारे ईपीएफ के ऑफिस में आ जाता है। ईपीएफ के ऑफिस में वो अप्रूव होने के बाद वो मेंबर का खाता जो है एक अकाउंट से नए वाले जो एम्प्लॉयर है उसके खाते में आ जाता है। इंदौर से अनिल का सवाल है। जी अनिल जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। मैडम नमस्कार और विशेषज्ञों को भी हमारा प्यार भरा नमस्कार। हमारा सवाल ये है जी कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो कर्मचारी होते हैं जिनके पास मतलब दूर दूर तक ये पीएफ का ऑफिस नहीं होता है तो वहाँ अपने पैसे निकालने के लिए ऑनलाइन सुविधा का लाभ पैसे ले सकते हैं तो दूर दराज या ग्रामीण क्षेत्रों में। हाँ अनिल जी, थैंक यू आपका सवाल के लिए। इसमें मैं यही बताना चाहूँगा कि आजकल के दिन पे 100% हमारा जो क्लेम है वो ऑनलाइन ही आता है। आपको कोई ऑफिस विजिट करने का जरूरत नहीं है। आपका बस दो ही रिक्वायरमेंट है, एक तो आपका बैंक अकाउंट जो है वो वैलिडेटेड हो, मतलब वैलिडेटेड का मतलब कि वो आपके नाम पे हो। तो आपके नाम पे अगर बैंक अकाउंट आपने डाल दिया ईपीएफओ के खाते में प्रोफाइल में तो आपका क्रेडिट जो है वो बैंक खाते में डायरेक्टली जाता है, आपको किसी ऑफिस विजिट करने का जरूरत नहीं है। जी सिक्किम से प्रेम कुमार का सवाल है। जी प्रेम जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में, सवाल पूछिए। जी नमस्कार मैडम, मेरा एक जैसे मैटर है, पहले मैं जिस कंपनी में काम करता था जी तो वहाँ पे मैंने रिजाइन न देकर किसी दूसरे कंपनी में मैंने ज्वाइन कर लिया। तो वहाँ पे 3-4 महीने तक पीएफ कटता रह गया और यहाँ भी लगभग 3 साल से मेरा पीएफ कट रहा है जी। तो दोनों पीएफ अकाउंट को मर्ज कैसे करें, अब कैसे हो सकता है? हाँ ये प्रेम कुमार जी नमस्कार, मैंने यही बताया आपको अभी आप बता रहे थे कि एक तो नंबर 1 आप ऑनलाइन जाके अपना जो पिछले कंपनी का है, अगर पिछले कंपनी ने एग्जिट आपका मार्क नहीं किया, एक तो है तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ एग्जिट, ये दोनों चीज बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। आप जब नए कंपनी ज्वाइन करते हैं तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग डाल देते हैं, वो कंपनी वाला डाल के आपका पीएफ काटना शुरू कर देता है। लेकिन पुराने कंपनी में जब तक कि डेट ऑफ एग्जिट नहीं मार्क होगा तब तक आपका पुराना खाता में जो बैलेंस होगा वो पुराने वाले अकाउंट से नए वाले अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होगा। तो ये आपको काम ऑनलाइन भी कर सकते हैं और ये आप ऑनलाइन कर देंगे इनिशिएट तो ऑटोमेटिकली ये खाता का ट्रांसफर हो जाएगा, बैलेंस आपका ट्रांसफर हो जाएगा नए अकाउंट में। मुंबई से अमजद का सवाल है, जानते हैं वो क्या जानना चाहते हैं। जी नमस्कार अमजद जी, सवाल पूछिए। अमजद जी आवाज आ रही है आपको हमारी? हाँ जी आवाज आ रही है जी, सवाल पूछिए। जी मैं जानना चाहता हूँ मैडम जी मैं एक प्राइवेट कंपनी में हूँ, मल्टीनेशनल कंपनी, और इनका खुद का ट्रस्ट होता है जिससे मतलब गवर्नमेंट से कोई रिलेशन नहीं है। तो अगर ग्रीवेंस रेज करने की जब बात आती है तो ये ग्रीवेंस रेज करने का क्या तरीका होता है? क्योंकि ऑनलाइन ग्रीवेंस जो भी होता है वो इंटरनल होता है, एक्सटर्नल लेवल पर ग्रीवेंस रेज नहीं कर पाते, तो ऐसे में क्या हेल्प होगी? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। ये जो एग्जाम ट्रस्ट होते हैं, मतलब कुछ कुछ बड़े बड़े संस्था होते हैं जो ईपीएफ में पैसा जो है वो ट्रस्ट को जाता है, उनके जो मजदूर हैं, उनके जो वर्कर हैं, वो जो उनका जो पीएफ कटता है वो ट्रस्ट के पास होता है। ट्रस्ट जो है वो ईपीएफओ रेगुलेट करता है, वो देखता है कि ट्रस्ट ने ठीक से काम किया कि नहीं, और उसके बेसिस पे वो ट्रस्ट अपना मैनेज करता है। जो पैसे सेटल होते हैं, एडवांस क्लेम होते हैं, वो ट्रस्ट को ही होते हैं और ट्रस्ट ही पैसा उनको डिसबर्स करता है। तो इसमें अगर कोई ग्रीवेंस हो तो फिर ये जरूरी है कि ट्रस्ट ही इसको रिजॉल्व करे। लेकिन अगर बाय चांस ऐसा हो रहा है कि ट्रस्ट ठीक से जवाबदेही नहीं कर रहा तो ये जरूर आप शिकायत दर्ज कीजिए टू ईपीएफओ, ईपीएफ IGMS पोर्टल, या फिर आप हमारा कॉल सेंटर, या फिर हमारा CP ग्राम्स, उसमें आप अगर कंप्लेंट दर्ज करेंगे तो वी विल ऑल्सो इनिशिएट एक्शन अगेंस्ट द ट्रस्ट।
इसी से संबंधित एक और सवाल कृष्णमूर्ति जी, कहीं कोई कॉन्ट्रैक्चुअल काम कर रहा है और वो कंपनी या वो प्लेसमेंट जहां वो काम कर रहा है वो उसका ईपीएफओ नहीं काट रही है, तो क्या वो व्यक्ति खुद अपना ईपीएफ अकाउंट खोल सकता है? उसकी कोई व्यवस्था है? नहीं, ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि ये एम्प्लॉयर लिंक्ड है, क्योंकि एम्प्लॉयर 12% कंट्रीब्यूट करता है और एम्प्लॉई जो है, वर्कर जो है, वो अपना खुद का 12% कंट्रीब्यूट करता है, और ये माध्यम जो है इसका कलेक्शन का वो एम्प्लॉयर के थ्रू ही है। तो एम्प्लॉयर का इन्वॉल्वमेंट रहना बड़ा जरूरी है, लेकिन अगर ऐसा हो रहा है कि एम्प्लॉयर नहीं काट रहा तो फिर डेफिनेटली वो शिकायत दर्ज कर सकता है। जी, इसके अलावा हम ELI की बात कर रहे थे, एम्प्लॉय लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की। 2 साल की इस योजना में जैसे आपने जिक्र किया 3.5 करोड़ रोजगार सृजित करने की योजना है। कॉर्पोरेट सेक्टर जो इनफॉर्मल है, अगर उन्हें फॉर्मल होना है, इसमें करना है, तो उसके लिए उनके लिए क्या व्यवस्था होगी? तो ये जितने छोटे लघु उद्योग या फिर छोटे फर्म्स होते हैं, तो जिनमें 20 लोग नहीं हैं अभी आज के दिन पे, तो वो EPFO में वॉलंटरली कवर कर सकते हैं, लेकिन मैंडेटरी कवर नहीं है जी। तो ये ELI एक बड़ा अच्छा एक स्कीम है इन लोगों के लिए भी जो अपना इनफॉर्मल सेक्टर से फॉर्मल सेक्टर में ज्वाइन करना चाहते हैं, और हमारा इसमें रजिस्ट्रेशन EPFO में कर लें, जो एम्प्लॉयर है, जो एस्टेब्लिशमेंट है, और जैसे वो 50 लोग से नीचे अगर एम्प्लॉय करते हैं तो केवल मात्र केवल 2 लोगों का एडिशनल एम्प्लॉयमेंट अगर वो जनरेट करते हैं तो उससे उनका ELI स्कीम में इंसेंटिव मिलना शुरू हो जाएगा। अगर उनमें 50 लोगों से ज़्यादा एम्प्लॉय करते हैं तो उनको 5 लोगों का एडिशनल एम्प्लॉयमेंट उनको जनरेट करना है ELI स्कीम में, तो उनको इंसेंटिव मिलेगा। तो ये एक सरल तरीका है जिससे कि आपका PF का कंट्रीब्यूशन भी शुरू हो जाएगा मेंबर्स का। ये फॉर्मलाइजेशन का एक तरीका भी हो गया, जिससे कि आपका जितने भी आपके मेंबर्स जो पहले जिनको सोशल सिक्योरिटी या PF कवरेज नहीं होता था, उनको अब कवरेज होना शुरू हो जाएगा। शायद ये MSMEs के लिए भी है, MSME के लिए भी रहेगा। इसके अलावा कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा है, वॉलंटरी छोड़ दिया, या उसकी डेथ हो जाती है, किसी भी कारण से वो नौकरी उसकी आगे नहीं, तो ऐसे में EPFO की क्या भूमिका रहती है घर परिवार को या उसके पेंशन के लिए? तो ये जो है, अगर जिसको बोलते हैं डाइंग इन हार्नेस, मतलब कार्य करते वक्त, अपना नौकरी करते वक्त उस टाइम पे किसी की डेथ हो जाती है, तो इनको फुल, इनके सर्वाइवर्स, इनके फैमिली को फुल पेंशन कवरेज है बेस्ड ऑन, हमारा एक टेबल D करके है, उस टेबल के हिसाब से जितने साल का उनका एक्यूमुलेटेड PF हो, जितने साल का सर्विस हो और उनका उम्र जो हो, उसके हिसाब से उनके जो सर्वाइवर हैं, बच्चों को भी मिला के, उनकी जो स्पाउस हैं, उनके लिए भी पेंशन का कवरेज है, लाइफ टाइम पेंशन कवरेज। चेन्नई से वैद्य नारायण जी का सवाल है। जी वैद्य नारायण जी, स्वागत है कार्यक्रम में, सवाल पूछिए। नमस्ते सर, वैद्य नारायण फ्रॉम चेन्नई। फॉर द past 45 days, passbook site is down for the technical reason. We are unable to see the passbook and do the things. When it will be corrected, sir? Mr. Vaidyanathan, thank you for calling. My apologies for the inconvenience that you have faced. We are in the middle of some transition, and I think from tomorrow onwards you should be able to see smooth passbook services. और इस योजना में आधार कार्ड के गलत इस्तेमाल को भी रोकने की कुछ व्यवस्था, ताकि फ्रॉड ना हो, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रहे? आप ELI की बात कर रहे हैं कि EPFO? हाँ, तो EPFO में ऑल जितने भी हमारे UN हैं वो एक्टिवेट होने पड़ेंगे यूजिंग आधार OTP। अब हम धीरे धीरे करके फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी भी हमने इंट्रोड्यूस किया है। उमंग मोबाइल ऐप अगर आप डाउनलोड करेंगे, देन उससे आप फेस ऑथेंटिकेशन के दायरे से भी आप अपना UN को आधार वैलिडेट कर सकेंगे। वो हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस होगा जी। तो उससे हम ये सहूलियत देना चाहते हैं कि जिनका भी फेस ऑथेंटिकेशन से वैलिडेट हुआ है वो ELI स्कीम में भी यूज होगा, और अदरवाइज ऑल्सो हम उनको आइडेंटिटी जो है उनका वेरीफाइड मानेंगे जी। और कृष्णमूर्ति जी, अगर ELI पे लौट के आए, किसी व्यक्ति को रोजगार चाहिए और इस योजना के योग्य बनने के लिए कौन कौन से उसे दस्तावेज चाहेंगे, या कंपनी में ज्वाइन करेगा तो वो कंपनी ही वो उसका सारा पूरा करेगी? नहीं, कंपनी ही सारा पूरा करेगी। बस एक चीज हमने जो इसमें अभी स्कीम आने वाला है उसमें जो प्रावधान ये रहेगा कि UN जो जनरेशन होता है पहले आधार के बेसिस पे होता है जी, और उसमें
फेस ऑथेंटिकेशन अब अनिवार्य होगा, तो उससे ये लिंक विद आधार हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, इसमें उसका आधार बेस्ड बैंक अकाउंट जो है, जो सब्सिडी उसको मिलेगा वो डायरेक्टली वो आधार लिंक बैंक अकाउंट में ही क्रेडिट होगा, जिससे सारे सब्सिडीज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो स्कीम्स हैं वो क्रेडिट होते हैं, डायरेक्ट क्रेडिट होता है, तो डायरेक्ट डीबीटी जिसको बोलते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, उसी के माध्यम से उसके अकाउंट में जाएगा। दिल्ली से धर्मवीर जुड़े हैं, उनका एक सवाल है। जी धर्मवीर जी, स्वागत है कार्यक्रम में, सवाल पूछिए। हाँ नमस्कार मैडम। नमस्कार सर, मैं धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ। मैं पूछना चाहूंगा, जिससे सरकारी नौकरी करने का व्यक्ति रिटायर होने के बाद उसकी वाइफ को पेंशन मिलती है, वो पेंशन अनमेरिड बच्चे तक पहुंच जाती है अगर वो भी एक्सपायर हो जाए तो क्या ये इसमें भी यही प्रोसीजर है और इस प्रोसीजर को इसमें भी लागू होता है? और साथ में अगर कोई गलत नाजायज तरीके से पेंशन लेता रहे तो उसके पीछे क्या आपका ये प्राइवेट में क्या प्रोसीजर है? तो 2 चीज़ मैं बताना चाहूँगा। एक तो जो पेंशन सर्वाइवर पेंशन जिसको बोलते हैं, फैमिली को ही मिलता है, उसमें भी 2 बच्चों तक का प्रावधान है फॉर अनमैरिड चिल्ड्रन, और ऑफ कोर्स स्पाउस मतलब वाइफ हो तो, या जो काम कर रहे हैं उनकी वाइफ, या फिर अगर लेडी हैं तो उनके हस्बैंड, आफ्टर डेथ उनको पेंशन मिलेगा, दिस इज फॉर लाइफ टाइम। लेकिन अगर जैसे आपने कहा कि आप फ्रॉड कैसे प्रिवेंट करेंगे, तो उसके लिए हमारा यही, जैसे हमारा गवर्नमेंट सर्विस में भी है डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, जीवन प्रमाण जिसको बोलते हैं, वो एवरी ईयर आपको देना पड़ेगा, और देने के बाद वो प्रूफ ऑफ लाइफ अगर होगा तो वो पेंशन कंटिन्यू होता रहेगा। जी, औरंगाबाद से आलोक चौरसिया का एक सवाल है, सुनते हैं वो क्या जानना चाहते हैं। जी आलोक जी। हाँ हेलो, गुड इवनिंग, मैं आलोक चौरसिया औरंगाबाद महाराष्ट्र से। जी जी, सवाल मेरा सवाल ये है कि जो पीएफ का जो इंटरेस्ट होता है ना, वो काफी लेट क्रेडिट होता है। मेरे ख्याल से शायद 31 मार्च बीतने के बाद में भी करीब शायद जुलाई या अगस्त सितंबर तक जाकर के वो क्रेडिट होता है इंटरेस्ट। ये इतना लेट क्यों होता है क्रेडिट? ये मार्च क्लोजिंग के जैसे बैंकों का अकाउंट होता है तो तुरंत क्रेडिट हो जाता है ना, वैसा क्यों नहीं हो पाता है? और दूसरी बात, जैसे सपोज अभी अगर मान लीजिए मैं रिजाइन देता हूँ कंपनी में जी, तो मेरे फिर अभी तक का इंटरेस्ट क्रेडिट होके मेरे को जैसे फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करना है पीएफ अकाउंट को, तो वो फिर अभी तक का मेरा इंटरेस्ट कैसे मतलब क्रेडिट होगा? मेरे को तो अभी तक लास्ट ईयर का जो इंटरेस्ट है वही क्रेडिट नहीं हुआ, वो क्रेडिट होने में जी आलोक जी जवाब दे रहे हैं कृष्णमूर्ति जी। आलोक जी, 2 चीज मैं बताना चाहूंगा। एक तो इस साल हमने हमारा जो अप्रूवल प्रोसेस होता है, ये जो इंटरेस्ट क्रेडिट जब डिटरमिन हो जाता है उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अप्रूव करती है, वो हमको करीब करीब मई के एंड में मिला है, और हमारे जून में हमने करीब करीब ऑलमोस्ट 97% अकाउंट जो हमने क्रेडिट कर दिए ऑलरेडी। तो अभी आपके खाते में मोस्टली आ जाना चाहिए था, लेकिन अगर नहीं आया तो 1-2 दिन में और वो क्रेडिट हो जाएगा। ये प्रक्रिया जो यूजुअली अक्टूबर नवंबर में खत्म होती थी, इस टाइम अभी जुलाई में ही खत्म हो जाएगी। तो दूसरी बात ये आपने जो कहा कि इस दौरान में जब तक कि इंटरेस्ट क्रेडिट नहीं हुआ, अगर आप सेटलमेंट लेना चाहते हैं तो आपका जो प्रीवियस ईयर का जो पहले साल का जो इंटरेस्ट ऑलरेडी घोषणा की हुई है उसी रेट पे आपको मिल जाएगा। क्योंकि दोनों साल में करीब 8.25% ही था, तो आपको सेम इंटरेस्ट रेट जब तक कि बिफोर एक्चुअल क्रेडिट फॉर दिस ईयर आपको वो भी मिल जाएगा। हिमाचल से राहुल भाटिया है। राहुल जी जल्दी से सवाल पूछिए, क्योंकि इस समय की सुइयां इशारा कर रही हैं कि समय समाप्त होने वाला है। सर जी, मैं अपना पीएफ अप्लाई कर रहा हूँ सर, तो उस पर मेरा पीएफ निकल नहीं रहा, उस पर मेरे को बता रहा है पीएफ एडवांस इज नॉट अलाउड। हाँ, तो ये एक चीज़ आप ध्यान रखें कि पीएफ का जो बैलेंस रहता है उसमें 2-3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जी। जैसे एडवांस आप ले सकते हैं फॉर हाउसिंग या फिर एजुकेशन, फॉर मैरिज, कई सारे रीजंस हैं। उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, एलिजिबिलिटी है, जिसमें किसी में 5 साल का एलिजिबिलिटी है, किसी में आप केवल 3 बार निकाल सकते हैं। तो इस वजह से अगर वो आप सिलेक्ट कर रहे हैं तो फिर उस रीजन का अगर कारण इनएलिजिबल आ रहा है तो इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रहा होगा, या फिर इनसफिशिएंट बैलेंस, आपका बैलेंस ही कम हो तो फिर आपके उस हिसाब से आपने जितना अप्लाई किया उतना आपको मिलेगा नहीं। तो इसका अगर ध्यान रखेंगे, अगर करेक्ट अपना पासबुक में देख लिया आपने, करेक्टली अपने बैलेंस भी देख लिए, आपका एलिजिबिलिटी देख लिया, रीजन भी तो फिर तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगा। और अब घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं, हम इस चर्चा को यहीं विराम दें। हम अपने उन सभी श्रोताओं का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, और साथ ही केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त रमेश कृष्णमूर्ति जी, आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।
आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इस बारे में आप अपने सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsttalks@gmail.com। कार्यक्रम को दोबारा सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही पब्लिक स्पीक का ये अंक यहीं समाप्त होता है। अगले सप्ताह सोमवार रात 9:30 बजे फिर किसी मुद्दे और चर्चा के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।